हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 41 से 50 तक। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 40 तक। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए करेंगे सेक्शन 41 से लेकर 50 तक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेक्शन 41 से। अब हम देखेंगे सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्टर बाउंड ऑल दो इंडोर्समेंट इज फॉल्स। अब इंडोर्समेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने किसी और के नाम पे भेज दिया, उसके पीछे लिख करके किसी और के नाम पे भेज दिया। अब अगर वो क्या होती है, इंडोर्समेंट फॉर्ज हो जाती है, तो उसके बाद भी क्या जो उस एक्सेप्टर है, जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्टर है, क्या वो बाउंड होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, वो हम देखेंगे सेक्शन 41 के अंदर। पहले पढ़ते डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एंडोर्स इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकता, लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकता। बाय रीजन दैट सच इंडोर्समेंट इज फोर्ज, सिर्फ इस कारण से कि वो इंडोर्समेंट फोर्ज थी, सिर्फ इस कारण से कि वो जो इंडोर्समेंट थी वो गलत तरीके से की गई थी, सिर्फ इस कारण से वो बता करके अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। कौन? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन हुआ? ड्रॉई। इफ ही न्यूज और हैड रीजन टू बिलीव दैट द इंडोर्समेंट टू बी फोर्ज व्हेन ही एक्सेप्टेड द बिल, मतलब जब उसको पता था कि जब उसने वो एंडोर्समेंट एक्सेप्ट किया था, जब उसने वो बिल एक्सेप्ट किया था, उसके एक्सेप्ट करने के दौरान उसे मालूम था कि ये जो मेरे को बिल दिया जा रहा है ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडरी से दिया जा रहा है, ये बिल सही नहीं है। उसको ये जानकारी थी जिसने एक्सेप्ट किया है कि भैया जो सामने वाला आदमी मेरे को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, प्रोमिसरी नोट दे रहा है, चेक दे रहा है, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, वो सही नहीं है। ये जानकारी होने के बावजूद भी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी, मतलब एक्सेप्टर की है। अब वो अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। अगर वो पहले मना कर देता कि भाई ये तो तेरा माल फ्रॉड है, ये तेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉड है, ये तेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड है, तब तो वो क्या हो जाता, तब तो वो अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ ये कि भैया उसको मालूम था, क्या मालूम था? कि भाई ये जो तो आप मेरे को दे रहे हो, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप मेरे को दे रहे हो, ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे हो सकता है? आपके खाते में पैसे ही नहीं है, या ये कोई कोई फर्जी आपने दे दिया है, या फिर आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया है तो जिम्मेदारी हमारी बनेगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। अब फिक्टिशियस का मतलब हो गया इमेजिनरी नेम, या नॉन एग्जिस्टेंस नेम, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, या काल्पनिक नाम। ये सब इसके नाम हो गए। मतलब ऐसा कोई हमने नाम लिख दिया जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं था, जो काल्पनिक था, या किसी और के नाम पे हमने कर दिया। एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम एंड पेबल टू ड्रॉवर्स ऑर्डर इज नॉट बाय रीजन दैट सच नेम इज फिक्टिशियस। काल्पनिक नाम था, कोई अता पता नहीं था किसके नाम पे किया गया है, कौन सा किया गया है, क्यों किया गया है। रिलीफ फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स claiming under the endorsement by the same hand as the drawer sign या ड्रॉवर सिग्नेचर एंड purporting टू बी मेड बाय द ड्रॉवर। तो ड्रॉवर उसी टाइम क्या होगा, अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, द ड्रॉवर डी इज इंड्यूस्ड बाय ए, उसको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से ए ने डी को इंड्यूस किया टू ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ पी। ए ने डी को उकसाया किसी गलत तरीके से कि डी जो है एक चेक बनाएगा किसके नाम पे? पी के नाम पे। हु इज एन एग्जिस्टेंस पर्सन, जो उस समय पर मौजूद था।
ए इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द चेक टू पी, अब डी ने अगर चेक बनाया है पी के नाम, सॉरी, अगर ए ने चेक बनाया है पी के नाम पर, तो वो चेक किसके पास जाना चाहिए था? वो चेक जाना चाहिए था पी के पास। लेकिन क्या हुआ, ए ने पी को चेक भेजने के बजाय उस चेक के ऊपर वो गलत तरीके से अपना नाम लिख दिया, फ्रॉज हिज नेम एंड पेज द चेक इनटू हिज ओन बैंक। मतलब जो चेक पी के नाम पर इशू था, अब सपोज कर लो ये एक चेक है, ये एक चेक है। अब ये चेक इशू होना था पी के नाम पे, लेकिन ए ने क्या किया, इसको ऐसे करके ए कर दिया। तो क्या होगा, अब उसने इस चेक को अपने अकाउंट में जमा भी करवा लिया। बहुत अच्छी बात है, करवा लिया तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो डी है, ये जो डी है, क्या ये उस चेक की अमाउंट वापस ले सकता है जो गलत तरीके से ए को भेज दी है? जो भेजनी किसको चाहिए थी, पी को भेजनी चाहिए थी, लेकिन ए ने पी के नाम को बदल के ए कर दिया। अब क्या उस चेक की अमाउंट डी रिकवर कर सकता है या नहीं? अब हम देखें तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये केस बनता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, जो कि हम कहाँ पढ़ के आए थे, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। सेक्शन 42 ऑफ स्टेट्स दैट द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 fictitious name and payable to the drawer's order is not by reason of that such name is fictitious. Relief from the liability to any holder due course claiming under an endorsement by the same hand drawer signature and purporting to be the made by drawer. In this problem, P is not fictitious P। अब यहाँ पर ये बात बताओ मेरे को कि ये जो P था, क्या कोई काल्पनिक आदमी था? जो ये डी ने पी के फेवर में चेक बनाया था, क्या पी एक काल्पनिक आदमी था? क्या वो एग्जिस्टेंस में नहीं था? वो एग्जिस्टेंस में था, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली हमें क्या क्या रखा है कि ही इज इन एग्जिस्टेंस, पी हु इज एग्जिस्टिंग पर्सन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बात आ गई पी इज नॉट एग्जिस्टेंस पे, एंड डी द ड्रोवर कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द चेक फ्रॉम एज बैंकर। अब यहाँ पर अगर डी चाहे तो ए के बैंक में जाकर एक लिखित में शिकायत दे सकता है, और उसकी जो अमाउंट है वो जो ए ने पी का नाम बदल करके उस चेक के ऊपर नाम बदल करके वापस ले ली थी, अब वो अमाउंट ड्रॉवर, ड्रॉवर बोले तो ए, वो डी, वो पी के बैंक से वापस लेके ए को दे सकता है। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखेंगे सेक्शन 43 के बारे में। अगर हम बात करें सेक्शन 43 की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर हम बात करें, कोई अगर आदमी किसी दूसरे आदमी को पैसे देगा, तो क्या ऐसे दे देगा? नहीं देगा, उसके बदले में कुछ काम करवाएगा, करवाएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, वो किसके लिए दिया गया है, किस काम को करने के लिए दिया गया है, या क्या कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है? होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, वो हमें देखना है 43 के अंदर। A negotiable instrument made, a negotiable instrument drawn, negotiable instrument accepted, negotiable instrument endorsed, negotiable instrument transfer without consideration। कोई भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिना कंसिडरेशन के मेड हो, बनाया गया हो, बिना कंसिडरेशन के इशू किया गया हो, ड्रॉन किया गया हो, बिना कंसिडरेशन के एक्सेप्ट किया गया हो, बिना कंसिडरेशन के एंडोर्स किया गया हो, बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया गया हो, और फॉर अ कंसिडरेशन विच फेल्स, which creates no obligation of payment between the parties to the transaction। और या फिर कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जो कि क्या करे, एक टाइम पीरियड फिक्स ना करे। अब हमने अगर पहले देखे होंगे तो उसमें क्या होता था, पार्टी का नाम फिक्स होता था, अमाउंट फिक्स होता था, ऑब्लिगेशन फिक्स होती थी, डेट फिक्स होती थी कि इस डेट तक हमें पेमेंट करनी है, यहाँ तक कि बस। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो क्या होगा, बट इफ एनी सच पार्टी हैज ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट विद और विदाउट इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट टू द होल्डर फॉर द कंसिडरेशन, सच होल्डर and every subsequent holder deriving title from him may recover the amount due on such instrument from the transferor
ऑफ द कंसिडरेशन और एनी प्रायर पार्टीज। अब मान लो अब एक चेक है, मान लो एक चेक है, ये ड्रॉ किया, इशू किया ए ने। अब क्या हुआ, इसने एंडोर्स किया बी को, इसने एंडोर्स किया सी को, इसने एंडोर्स किया डी को, इसने एंडोर्स किया ई को। अब ये फाइनल पहुंचा ई के पास। अब ये अगर ई चाहे तो इसकी पेमेंट इससे ले लेगा, इससे ले लेगा, इससे ले लेगा, इससे ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि ये जो चेक है इन सब के हाथों से निकल करके आया है, और जिस जिसके हाथों से निकल करके आया है, तो जिसके हाथ में फाइनल चेक है, जो इसका फाइनल होल्डर है, वो चाहे तो इसके जो प्रीवियस जहां जहां से आया है उनसे वो क्लेम कर सकता है। पहली बात। अब इसमें एक्सेप्शन देखते क्या है। नो पार्टी फॉर हुज एकोमोडेशन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, एंडोर्स कैन इफ ही हैज पेड द अमाउंट देयर ऑफ। अगर मान लो किसी पहले वाली पार्टी ने, अब इसके अंदर देखते हैं, अब मान लो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और ये इधर पहुंच गया। अब ए ने क्या किया, इसकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट था इसकी पेमेंट बी को कर दी। 50,000 का था, अब 50,000 की पेमेंट कर दी। अब ये जो ई है, ये ए से नहीं मांग सकता, क्योंकि ए ने तो ऑलरेडी बी को पेमेंट कर दी है। अब चेक तो ए की गया था ना, अब ये चाहे तो बी से लेगा, चाहे सी से लेगा, चाहे डी से लेगा, ए से नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए ने पहले पेमेंट कर दी है, तो ये इसकी पहले एक्सेप्शन हो गई। रिकवर्ड देयर ऑन सच अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टी टू सच इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज एकोमोडेशन। चलो बहुत बढ़िया। एक्सेप्शन टू, नो पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट हु हैज इंड्यूस्ड एनी अदर पार्टी टू मेक। अगर हमने किसी को डरा धमका करके बोला है कि तू ये मेरे नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना, तो भी हम उससे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी कंसेंट थी, जो उसकी इच्छा थी, वो क्या थी, वो सही तरीके से नहीं ली गई थी। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से इसको जोड़ें, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या किया गया है, अगर कोई ऐसा बनता है कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर उसकी एसेंट सही तरीके से नहीं ली गई है, तो वो क्या होगा, वर्डेबल होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर उसने डरा धमका करके कोई कंसिडरेशन के लिए कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया है, तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो कैंसिल भी करवा सकता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 44। अगर हम बात करें सेक्शन 44 की, पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन। पार्शियल एब्सेंस हो गया है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो मनी कंसिडरेशन होती है वो पूरी नहीं हुई। व्हेन द कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइंड अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ चेक कंस्टिट्यूट ऑफ मनी। ऑब्वियस बात है, जब चेक बनेगा तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से प्रॉमिस होता है क्या, कि जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है वो अमाउंट ट्रांसफर करने का। एंड वाज ओरिजिनली एब्सेंट इन द पार्ट और सब्सिक्वेंटली फेल इन पार्ट। वो जो अमाउंट है वो टाइम पे पे नहीं हो पाया। द सम विच अ होल्डर स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन विद सच साइनर इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम हिज प्रोपोर्शनल रिसीव। तो जो वो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है, उस तरीके से वो जो होल्डर है, वो उस साइनर से, ड्रोवर से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मतलब इन डिफॉल्ट अगर वो पेमेंट नहीं भी आती है, जो उस टाइम पे होल्डर होगा, वो जिसने साइन किए हैं उससे क्या कर सकता है, वो अमाउंट वापस ले भी सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ड्रोवर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेप्टर। जिसने चेक बनाया, वो सीधा सीधा संबंध किससे होगा, जिसने चेक होल्ड किया, मतलब पेई से। द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, मेकर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेकर ऑफ अ चेक स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशनशिप विद द पेई, बता दी बात। एंड द एंडोर्सर एंड एंडोर्सी आर इमीडिएट विद ईच अदर, बहुत बढ़िया। अदर साइनर में एग्रीमेंट स्टैंड इमीडिएट विद होल्डर। मतलब साइनर होल्डर का जिम्मेदार होगा, एंडोर्सर एंडोर्सी का होगा, और आपका ये पेयर पेई का होगा, ड्रॉवर ड्रॉई का होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन की बात करें, ए ड्रॉज अ बिल्स ऑन बी,
₹500 के लिए पेबल टू द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट सब्सिक्वेंटली डिसऑनर इट बाय नॉन पेमेंट। ए स्यूज बी ऑन द बिल, बहुत अच्छी बात। बी प्रूव दैट इट वाज एक्सेप्टेड फॉर द फेवर ऑफ 400 एंड अकोमोडेशन टू द प्लेंटिफ एज रेसिड्यू। ए कैन ओनली 400। मतलब ये था कि सपोज मान लो कि बी ने ए से उधार लिए ₹500, लेकिन क्या हुआ, अब बिल तो बन गया 500 का। अब इसके अंदर बी ने क्या चाल चल दी कि भैया, बी ने बोला कि मैं तो सिर्फ तेरे को ₹400 देने का जिम्मेदार हूं, और ये रही उसकी रसीदें। अब इस रसीदों के हिसाब से या इस अकोमोडेशन के हिसाब से मैं तो तेरे को सिर्फ ₹400 देने का अधिकारी हूं, मैं तेरे को ₹500 नहीं दूंगा। तो उस केस में अगर वो साबित कर देता है कि बी ₹400 देने का अधिकारी होगा, और ये बात कोर्ट में प्रूव हो जाती है, तो बी सिर्फ ₹400 ही देगा। ए सिर्फ ₹400 लेने का अधिकारी होगा, ना कि ₹500। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ए ने कितने रुपए दिए हो, भले ₹1000 दिए हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाए ना बात कि ₹400 का अधिकारी है, तो ₹400 ही मिलेंगे, चाहे जितने मर्जी दिए हो। अब हम देखते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंदर अगर हम बात करें, पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी। ऊपर क्या हुआ था, पूरा फेलियर, अब यहाँ पे है पार्शियल फेलियर। वेयर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइन promissory note, bills of exchange, check, though not consisting of money, is ascertainable in money without collateral inquiry. There has been failure of the party. The sum which a holder standing in immediate relationship with the signer is entitled। मतलब इस केस में भी जो साइनर है उससे कौन लेने का अधिकारी होगा, वो अमाउंट लेने का अधिकारी होगा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। फ्रॉम हिम प्रोफेशनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जिसके पास वर्तमान में वो इंस्ट्रूमेंट है, वो आदमी उस इंस्ट्रूमेंट के साइनर से, उस इंस्ट्रूमेंट के ड्रॉवर से वो पैसा लेने का अधिकारी होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 46। और आज की वीडियो में हमारा लगभग लगभग 1/3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा हो जाएगा। सेक्शन 46 की अगर हम बात करें डिलीवरी की, द मेकिंग एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ चेक इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। चाहे वो एक्चुअल हो, हमने बाय हैंड दी हो, या फिर हमने उसको प्रॉमिस किया हो, कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, एज अ बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशनशिप। वही बात है, ड्रॉवर ड्रॉई, एंडोर्सर एंडोर्सी, और पेयर पेई। डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज मैंने बता दी हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर उन्होंने मेक किया हो, बनाया हो, एक्सेप्ट किया हो, एंडोर्स किया हो, और बाय अ पर्सन, और इसके अंदर कोई और ऐसा आदमी भी हो सकता है, लाइक मेरा एजेंट, मैंने किसी को बोला हो कि तुम मेरे बिहाफ पर चेक रिसीव करेगा। अगर मेरे बिहाफ पर किसी और ने वो चेक रिसीव भी करे, अब मैं चाहे ड्रॉवर ड्रॉई के रिलेशनशिप में आऊँ, चाहे पेयर पे के मैं आऊँ, चाहे जो मर्जी में आऊँ, या फिर एज बिटवीन सच पार्टी एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन द होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स। वो कौन होते हैं वो हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया है। इट मे बी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट वॉज डिलीवर्ड कंडीशनली। कोई कंडीशन लगा दिया कि भैया अगर ये होगा तभी तेरे को ये पेमेंट दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी, फॉर स्पेशल पर्पस। मतलब अगर ये सामान मेरे पास पहुंचेगा तब जाके मैं तेरे को इसकी पेमेंट क्लियर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। एंड नॉट फॉर द पर्पस ट्रांसफरिंग ऑब्सोल्युटली प्रॉपर्ली देयर इन। चलो कोई बात नहीं। द प्रोमिसरी नोट, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द चेक पेबल टू द बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयर ऑफ। मतलब अगर कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है पेबल टू बियरर, मतलब बियरर का मतलब मैंने बताया था आपको, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट उस समय पर मौजूद होगा, तो भी क्या होगा, जैसे ही उसकी हमने ने डिलीवरी दे दी तो उसके पेमेंट हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या हुआ, इसके होल्डर हो गए थे। A promissory note, a bills of exchange, a check payable to the order is negotiable by the holder by endorsement or delivery thereof। अब अगर कोई ऐसा promissory note है, कोई ऐसा bills of exchange है, कोई ऐसा चेक है जो कि पेबल टू ऑर्डर है, मतलब जब मांगी जाएगी तब आपको पेमेंट कर दी जाएगी, तो वो चाहे तो एंडोर्समेंट से भी हो सकता है और चाहे वो डिलीवरी से भी हो सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखेंगे सेक्शन 47। अब अगर हम बात करें सेक्शन 47 की, तो कहता है
नेगोशिएशन बाय डिलीवरी मतलब जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट हमने डिलीवर कर दिया किसी और को दे दिया तो वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। तो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58। अभी 58 होता क्या है वो अभी हम देखेंगे। अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ चेक पेबल टू द बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयर ऑफ मतलब अगर हमने जैसे बैंक में चेक जमा करवा दिया तो उसकी पेमेंट हो जाएगी, जैसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लास्ट ड्यू डेट लास्ट हो जाएगी तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। अ प्रोमिसरी नोट, अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, प्रोमिसरी नोट, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ चेक delivery on condition that it is not to take effect except in certain event is not negotiable except in hand of holder। मतलब कोई हमने ऐसा चेक बना दिया, अब जैसे हम बात करें बिजनेस चेक बनते हैं कि एक दुकानदार ने अपने होलसेलर को चेक दिया कि भैया जब तक ये पेमेंट, ये मेरा माल नहीं बिकेगा, सपोज कर लो जब तक तो मेरे को ये सामान नहीं भेजेगा तब तक ये मेरा चेक मैं तेरे को क्लियर नहीं करने दूंगा, या उसके ऊपर कुछ ऐसी डेट डाल देगा 15 दिन बाद की कि जब तक ये डेट नहीं आ गई तब तक ये चेक क्लियर नहीं होगा। तो इसमें ऐसे आप बात समझना, अनलेस सच इवेंट, अब जैसे ही वो डेट आ जाएगी तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर होगा नहीं होगा वो उसके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इवेंट क्या है, जो उसके ऊपर अमाउंट डाल, उसके ऊपर जो ये डेट डाल रखी है। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। अब इसके हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन की बात करें, ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर डिलीवर इट टू बीज एजेंट एंड टू कीप फॉर बी द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड मतलब अगर कोई ए ने इंस्ट्रूमेंट बनाया बी के लिए और उसको दे दिया बी के एजेंट को ये कहते हुए कि ये चेक आप बी को दे देना, तो क्या हो गया है, वो चेक डिलीवर हो गया है। और जैसे वो डिलीवर हो गया तो वो क्या हो गया, नेगोशिएट हो गया है। बहुत अच्छी बात। ए द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर who is at the time of the banker of B, direct the banker of transfer instrument to be in credit bank account with B. The banker did so and according now possess the instrument as B's agent. The instrument does has negotiated and B has become the holder of it। मतलब A ने कोई ऐसा चेक बनाया, बियर चेक बनाया, अब उसको क्या किया, उसने अपने बैंक में डाल के अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये आप किसके अकाउंट में डालोगे, बी के अकाउंट में डालोगे। अब जैसे ही बी के अकाउंट में डाला तो वो चेक बी के बैंक के पास पहुंच गया। अब यहाँ पर कौन हुआ उसका होल्डर, बी हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट की। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 58। 58 में क्या लिख रखा है, इंडोर्समेंट, promissory note, bills of exchange, check payable negotiated by the holder by endorsement and by delivery। हम ऊपर ही पढ़ के आ रखे हैं कि डिलीवरी हो जाएगी तब या इंडोर्समेंट हो जाएगा तब क्या मानेंगे हम, तब हम मानेंगे कि ये नेगोशिएट हो गया है। चलो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 58 क्या कहता है। सेक्शन 58 की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम कैसे करेंगे, अनलॉफुल तरीके से उसको हथिया लेंगे। व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट, हैज obtained by maker, acceptor, holder by means of offense, by means of fraud, unlawful consideration, no possessor, no endorsee who claimed though the person who found so obtained the instrument is entitled to receive the amount due from such maker, from such acceptor, from such holder, or from such any party prior to such holder, unless such possessor, such endorsee, or some other person who claim the holder in due course। मतलब अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी को मान लो पाया गया हो या उसने किसी गलत तरीके से उसको हथिया लिया गया हो, तो जब तक उस होल्डर की कंफर्मेशन नहीं आ जाती, कौन सा होल्डर, जो पहले था, जो मेकर था, उसकी अगर कंफर्मेशन नहीं आ गई तब तक इसकी पेमेंट क्लियर नहीं होगी। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 49। अब अगर हम बात करें सेक्शन 49 की, कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू इंडोर्समेंट इन फुल। अब इंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है, जब हम खाली उसके ऊपर नाम लिख देते हैं, और फुल क्या होता है जब हम उसके अंदर पूरी डिटेल लिख देते हैं, जानकारी लिख देते हैं। अब हम इसको
ब्लैंक को फुल में कैसे करेंगे? द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक में without sign his own name by writing above the endorser signature a direction to pay to any other person as endorsee। जहां उसने लिख दिया कि इस तरीके से इस आदमी को पे किया जाएगा तो वो हो जाएगा नेगोशिएशन इन फुल। कन्वर्ट द एंडोर्समेंट इन नेगोशिएशन इनटू फुल इन ब्लैंक इनटू फुल एंड होल्डर डज नॉट thereby incur द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एंडोर्सर। मतलब जैसे उसने ये बात लिख दी कि ये पेमेंट इसको इस तरीके से की जाएगी तो वो हो जाएगा क्या? नेगोशिएशन इन फुल या एंडोर्समेंट इन फुल। आज हमने सेक्शन 49 तक डिस्कस किया, इसके आगे हम फर्दर डिस्कस कल करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे और हम कल इसी टाइम पर सेम फिर से मिलेंगे एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।